Youth are like a bird, and we have to treat them very delicately, very gently until they will not blossom and become a flower. So, today we are going to see the same story on the title Advice to Youth by Mark Twain. Yeah, so let's start with our today's session. So, let's first understand the title. Yet, title is very easy, sarcastic in nature, right? It is easy as well as sarcastic in nature. Now, what is the sarcast? We are going to talk about these terms right now. Okay, first, let's understand the title itself. Title: Advice to Youth. What it want to say? See, you have seen that the youth, who are youth? In biology, you have seen who are teenagers or who are youth, or you could say who are adolescents. These three terms are the same. Adolescents in biological term, youth in our daily uses, and youngsters, or you could say the teenagers, they are the we teens. Okay, so the children from children from age 12 to 19. Okay, children from age 10 to 19 basically, or 10 to 20 more like precisely, they are known as youth. Okay, those children who are at the age of 10 to the 20, they are supposed to be a youth. So we all, in including you, including me, including you, everyone who are seeing this uh, like video, you all are youth. You all, we all are youth. Okay, because here we are going to see that Mark Twain, how very ironically he has given this advices. Okay, there are number of advices given by Mark Twain, so we are going to see those advices, but in a very sarcastic वे. sarcastic का मतलब क्या होता है? एक ridiculous वे में. ठीक है, यहाँ पे तीन यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीचेस यूज हुई हैं, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ. द वन इज sarcasm, दैट इज द वन इज satire. कि ये शब्द आप पहली बार सुन रहे होंगे, आई नो. ओके, दूसरा यहाँ पे यूज हुआ है sarcasm, और तीसरा यहाँ पे यूज हुआ है आयरनी का. ठीक है, तीन शब्द यहाँ पे यूज हुए हैं: सटायर, सरकाज्म एंड आयरनी. अब इन तीनों का मतलब क्या है? तीनों सेम है, तीनों सेम है. डिक्टो सेम तो नहीं कह सकते, बट हाँ, ऑल थ्री आर सिमिलर, नॉट सेम बट द सिमिलर. देखो, सटायर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को, ओके, किसी भी चीज़ को आप बहुत रिडिकुलस वे में, एक बहुत मॉकी वे में कह देना. मॉकी वे मतलब बहुत रिडिकुलस तरीके से, रिडिकुलस तरीके से कह देना किसी भी चीज़ को. ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, लेट्स सपोज, देखिए, सटायर का मतलब होता है किसी भी ह्यूमन आइडियाज़ को, ओके, सपोज किसी भी ह्यूमन आइडिया को बहुत सिली वे में, बहुत हंसते हुए, व्यंग में, इज इट, जिसे हिंदी में व्यंग कहते हैं, राइट? बहुत सिली वे में, बहुत रिडिकुलस वे में कह देना किसी भी ह्यूमन आइडिया का, एक तरह से मजाक बनाना. ठीक है, उसे कहते हैं हम सटायर. जैसे कि इधर आप देखेंगे, मार्क ट्वेन ने ह्यूमन आइडियाज़ का मजाक बनाया. कैसे? आई एम नॉट टेकिंग इट इन अ नेगेटिव सेंस, बट इन अ पॉजिटिव सेंस, राइट? हियर द फर्स्ट एडवाइस मार्क ट्वेन गिव: ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स बट व्हेन दे आर प्रेजेंट. मतलब आपको पेरेंट्स को ओबे करना है, बट जब वो यहाँ पर प्रेजेंट हों. तो बट व्हेन दे आर प्रेजेंट इज व्हाट? सटायर. सरकाज़्म भी कुछ ऐसा ही है, सेम. ठीक है, और आयरनी भी ऐसी ही है, व्यंग. ठीक है, तो सटायर, सरकाज़्म, आयरनी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. ठीक है, सटायर भी यही है, ओके, कि ह्यूमन फीलिंग्स का
क्या करना, उनका मजाक बनाना, राइट। एंड सरकाज़म भी बेसिकली the use of word अपोजिटली, ओके, अपोजिट तरीके से वर्ड करना, वर्ड का यूज करना, व्हाट दे वांट टू से एक्चुअली, ओके, व्हाट दे वांट टू से एक्चुअली मतलब एक्चुअली में वो लोग क्या कहना चाहते हैं उसके वर्ड्स का अपोजिट यूज करना, ओके। मीन्स you are not happy, you are not happy. I'm taking a very easiest example to explain the term. You are not happy. अगर आप happy नहीं है तो क्या होंगे, आप दुखी होंगे, isn't it? So this is what sarcasm. Okay, satire क्या है, ह्यूमन फीलिंग्स का मजाक बनाना। sarcasm क्या है, किसी अपोजिट, जो चीज़ आप कहना चाहते हो उन्हें अपोजिट शब्दों में कहना, ठीक है। जिस भी चीज़ को आप कहना चाहते हैं उसका अपोजिट शब्द यूज़ करना, वो हो गया आपका सरकाज़म। और आयरनी भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है, आयरनी भी आपका कुछ ऐसा ही है, तो आयरनी भी आपका सेम हो जाएगा, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो सेम। ओके, सो लेट्स मूव। ओके, तो अगर आपको लिखना हो तो आप पीछे कर सकते हैं, ओके, मैंने आपको बता रखा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टर्म एडवाइस टू यूथ बाय मार्क ट्वेन, ओके, with the story. So first of all, before beginning to the story, let's start with our like author, okay, Mark Twain. As you could see over here, he is who, Mark Twain. ये कौन है, Mark Twain है। So Mark Twain was born, here it would be was, okay, he was born in the state of Missouri in United States in 1835। कहाँ जन्म हुआ था, यूनाइटेड स्टेट में मिसूरी नाम की जगह है वहाँ पर, 1835 में। हिज फादर वॉज एन अनसक्सेसफुल लॉयर, इनके पापा क्या थे, ही वॉज एन अनसक्सेसफुल लॉयर, ही वॉज एन अनसक्सेसफुल like advocate. Next, the family seldom lived more than a year or two in the same town. That is why the future writer did not even finish secondary schools. मतलब his family used to like live more than a year or two in the same town. मतलब मुश्किल से ही 1-2 साल में वो लोग ट्रांसफ़र हो जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, ओके। सिंस हिज फादर वॉज अ लॉयर, एक एडवोकेट थे, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू स्टे इन अ वन कॉन्स्टेंट प्लेस। वो विद इन 1 ईयर इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाते थे, तो इसकी वजह से उनकी पढ़ाई में जो है वो काफ़ी टेंशन्स आई, ओके। दैट इज़ वाई द फ्यूचर राइटर डिड नॉट इवन फिनिश सेकेंडरी स्कूल, एंड दैट्स वाई ही वॉज अनेबल टू फिनिश द सेकेंडरी स्कूल्स। सेकेंडरी स्कूल्स मतलब जो आपके ये स्कूल्स होते हैं 6 to 10 तक के जो स्कूल्स होते हैं, दैट इज सेकेंडरी, ओके। नेक्स्ट, he went to work at the age of 12. For 2 years he worked in her for his elder brother's small newspaper, both as a printer and reporter. In 1857 he became a pilot, ठीक है, 1857 में he became a pilot on the Mississippi River. He continued to write in 1876. He wrote the first novel. The name is The Adventures of Tom. Okay, this was the first novel of Mark Twain. So you could see over here, he is Mark Twain. Okay. So let's read about the story first. But before that, let me give you a very beautiful quote on like young people, on youth. Okay, so we cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future. Very sarcastically it is said. This is what satire, this is what sarcasm, best example of sarcasm, ठीक है। We cannot always build the future for our youth, मतलब हम हमेशा, देखिए, हम लोग, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को, हमारे बच्चे का जो फ्यूचर है, अपकमिंग फ्यूचर है, वो सिक्योर हो सके,
ओके, वो अच्छा हो सके, बट सरकाजमली, आयरॉनिकली कभी कभी नहीं होता है। ओके, कभी कभी हमें अपने ही यूथ को फ्यूचर के लिए डेवलप करना पड़ता है, रादर फ्यूचर को हमारे यूथ के लिए डेवलप करने से। सो दिस ब्यूटिफुल कोट वाज सेड बाय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ओके, वेरी बेस्ट राइटर। ओके, next let's start about the story. Okay, so the essay Advice to Youth is Mark Twain's address to the young people who are ready to face the challenges of life. So first of all, this is not a story. Okay, this is not a story, this is an essay. Mark this point, this is an essay, this is not a story. Okay, what's the meaning of essay and story? In story, you jump to the next plot, to the next scene, but in essay, from which topic you start, you end at the same topic. That is what that is what an essay. Okay, so this is an essay in which Mark Twain tells us, like he tells us कि हमें कैसे आने वाली अपकमिंग पेरेंट्स का जवाब देना है हमारे यूथ को। Okay, he believed that young people are like clay and they can acquire habits, values and characteristics which will go a long way in their entire life. Very important. क्या कहा उन्होंने? उन्हें क्या लगता है दैट यंग पीपल दे आर जस्ट लाइक क्ले। किन की तरह होते हैं? क्ले की तरह होते हैं, मिट्टी की तरह होते हैं। जिस ढांचे में डालो उस ढांचे में वो लोग अडेप्ट हो जाते हैं और फिर अपनी एंटायर लाइफ में उसी शेप में चलते हैं। ठीक है, अब सपोज एक छोटा बच्चा है हु इज सेंसिबल, मतलब सेंस कर सकता है, सब समझ सकता है। ओके, अब फ्रॉम दैट 7 एज, फ्रॉम दैट 6 to 7 years old टिल 20-21 years old, अगर आप सेम बात कह रहे हैं उस बच्चे से दैट दिस अंकल इज़ नॉट गुड, दिस अंकल इज़ नॉट गुड, दिस अंकल इज दिस, मतलब हमेशा बुरी बातें कहते हैं उस अंकल के लिए, तो एट द एज ऑफ 21 or 22 व्हेन ही बिकम अ यंग पर्सन, he will automatically hate that person. ओके, वो ऑटोमेटिकली उस पर्सन को हेट करने लगे क्योंकि आपने छोटे से ही उसके मन में ये चीज़ अटैक करवाई है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्क ट्वेन भी यही कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं बिल्कुल किसकी तरह होते हैं? क्ले की तरह होते हैं। जिस वेसल में अडेप्ट करवाओ उस वेसल को अडेप्ट कर लेते हैं, जिस वेसल में मतलब फिट करवाओ उसमें फिट हो जाते हैं। ठीक है, ही गिव्स टॉप इम्पॉर्टेंस टू ओबीडियंस टू पेरेंट्स। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बातें उन्होंने बताई हैं पूरे ऐसे में, वो यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है? इम्पॉर्टेंस टू ओबीडियंस टू पेरेंट्स। सबसे पहले पेरेंट्स को ओबीडियंट करो, बट यहाँ पे आप चीज़ देखेंगे हर एडवाइस के साथ साथ एक सटायर का यूज़ हुआ है, दैट ओबे योर पेरेंट्स। फर्स्ट आपकी जो है एडवाइस वो यही है, ओबे योर पेरेंट्स, बट जब बट आ जाए तब समझ जाइए कि बट मतलब सटायर आ चुकी है, सटायर का यूज़ हो चुका है। तो ओबे योर पेरेंट्स बट व्हेन दे आर प्रेजेंट, मीन इन अ वेरी सटायरिकल वे ही इज सेइंग दैट ओबे योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को ओबे करो बट जब वो प्रेजेंट हो, जब वो वहाँ पर हो। ठीक है, देन पंक्चुअलिटी, रिस्पेक्ट टू द सुपीरियर्स, getting up early in the morning and being careful about lying. These all are the what advices told by Mark Twain. Twain is quite clear, humorous, very important. He is quite clear, humorous, sarcastic, sarcasm and ironical in dealing with his advices. He has used humorous. Humorous means sarcasm. ठीक है, sarcastic way, in a very sarcasm way, in an ironical way, he is dealing with his advices. Okay, जैसे मैंने बताया था आपको दे आर टोटल 5 एडवाइसेस। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। द वन एडवाइसेस, वेट, ये सारी एडवाइसेस हैं। फर्स्ट इज ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स, बट सरकास्टिकली और सरकाजमली, आयरॉनिकली वो क्या कहते हैं? व्हेन दे आर प्रेजेंट, मतलब ओबे योर पेरेंट्स बट व्हेन दे आर प्रेजेंट। सो दिस इज व्हाट सटायर, राइट?
नेक्स्ट एडवाइस क्या है? रिस्पेक्ट योर सुपीरियर. ओके, रिस्पेक्ट योर सुपीरियर्स. सुपीरियर्स का मतलब कौन होता है? जो आपसे बड़े हैं. अपने बड़ों का आदर करें. बट अगर वो आपको अगर सरकास्टिकली कहते हैं, सरकास्टिकली वो क्या कहते हैं? इफ़ एनी. मतलब रिस्पेक्ट योर सुपीरियर्स इफ़ एनी. अगर कोई सुपीरियर है, ऑब्वियसली एवरीवन हैव देयर सुपीरियर्स. सबके अपने अपने सुपीरियर्स होते हैं. देखो, आपका कोई सुपीरियर है, मेरा कोई सुपीरियर है, हमारे पेरेंट्स का कोई सुपीरियर है, उनके पेरेंट्स का कोई सुपीरियर है, उनके पेरेंट्स का कोई सुपीरियर होता था. इसे हर किसी का कोई ना कोई सुपीरियर है. तो यहाँ पर मार्क ट्वेन कहते हैं रेस्पेक्ट योर सुपीरियर्स इफ़ एनी. सो दिस इफ़ एनी, दिस इज एडिंग व्हाट? सटायर. दिस इज एडिंग सटायर. मतलब आप खुद ही सोचें ना, इतने रेडिकुलस तरीके से कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट योर सुपीरियर्स इफ़ एनी. अगर कोई है, ऑब्वियसली सबके अपने अपने सुपीरियर्स होते हैं, सबके अपने अपने बड़े होते हैं, इजंट इट? राइट. थर्ड एडवाइस पे आते हैं, और थर्ड एडवाइस आपकी क्या कहती है? गो टू बेड अर्ली. वेट. गो टू बेड अर्ली. ओके. और सरकास्टिकली क्या कहते हैं? सरकास्टिकली क्या कहते हैं कि लार्क. लार्क इज़ अ बर्ड. एक लार्क होती है चिड़िया, ठीक है, लार्क. सो लार्क इज़ अ वर्ड जो, देखो, कि लार्क के साथ उठ के. लार्क इज़ अ वर्ड, ओके, जो कि एक बहुत एक मेलोडियस बर्ड होती है, काफ़ी हाई पिच की. ओके. तो मार्क ट्वेन कहते हैं कि हर कोई आपको अलग अलग टाइम बताएगा, बट मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ कि जब लार्क की आवाज़ आए, व्हेन लार्क चिर, लार्क की चिरपिंग की आवाज़ आए, ओके, वो बेस्ट टाइम होगा आपका उठने का. सो सरकास्टिकली ही इज गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ लार्क. ऑब्वियसली हर किसी घर में लार्क प्रेजेंट नहीं हो सकती, राइट? सो दिस इज ऑल्सो अ आयरनी. ओके. नेक्स्ट, उनकी नेक्स्ट एडवाइस जो है वो क्या है? नेक्स्ट एडवाइस है नेवर स्पीक लाई. ओके, नेवर स्पीक लाई. कभी भी झूठ मत बोलो. ओके, नेवर स्पीक लाई. बट अगर आप बहुत अच्छे हैं झूठ बोलने में, मतलब इतने अच्छे हैं कि आपका झूठ सच, अगर आपका झूठ जब बोला जाए तो सच भी झूठ लगे. अगर आप इतने अच्छे हैं कि जब आप झूठ बोल रहे हैं तो आपका सच जो है वो, सच जो है वो झूठ से भी ज़्यादा क्या लगे? झूठा लगे, इज़न्ट इट? तो उस टाइम पे झूठ बोलना कुछ गलत नहीं है. सो आयरॉनिकली और सरकास्टिकली ही सेइंग कि नेवर स्पीक लाई अंटिल यू आर नॉट परफेक्ट इन इट. जब तक आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है इसमें, ठीक है, तब तक आपको नहीं बोलना चाहिए. क्योंकि अगर आप एक बार पकड़े गए तो फिर आप पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा. तो झूठ बोलना भी, यहाँ पर मार्क ट्वेन कहते हैं कि लाई जो है वो एक आर्ट है. झूठ बोलना एक आर्ट है. जब तक कि आप उसमें परफेक्ट नहीं है, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए. और अगर आप उसमें परफेक्ट हैं, अगर आपको वो बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो आपको झूठ ज़रूर बोलना चाहिए, ठीक है. तो ये हमारी नेक्स्ट एडवाइस थी. अब नेक्स्ट एडवाइस होती है यहाँ पर 3 ग्रेट वर्च्यूज़. यहाँ पर 3 ग्रेट वर्च्यूज़ बताए गए हैं. पहले आप इतना लिख लीजिए कहीं पर, ठीक है, या आप मत लिखिए, मैंने ऐसे बताने को कहा था. ओके. फिफ्थ है आपके 3 ग्रेट वर्च्यूज़. 3 ग्रेट वर्च्यूज़ कौन से हैं? मार्क ट्वेन कहते हैं 3 ग्रेट वर्च्यूज़. द वन इज पेशेंस. ओके. नेक्स्ट इज diligence. Okay, and the third one is painstaking. Painstaking. तीनों का मतलब क्या है? This is P. Okay, painstaking. तीनों का मतलब क्या है? Patience. 3 great virtues हैं. Number 1 is patience. Okay, patience is very important. Okay.
ओके, पेशेंस बहुत ज़रूरी है जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो नंबर 1 इज पेशेंस. नंबर 2 इज डेलिगरेंस. डेलिगरेंस, व्हाट इज दिस डेलिगरेंस? दिस इज हार्ड वर्क. ओके, हार्ड वर्क. डेलिगरेंस मीन्स हार्ड वर्क. और थर्ड, पेन्स टेकिंग. पेन्स टेकिंग इज ऑल्सो हार्ड वर्क. वर ऑल द सेम थिंग. ठीक है, तो जब तक आप पेशेंस नहीं रखते, हार्ड वर्क नहीं करते, मेहनत नहीं करते, ओके, जब तक आपके पास ये 3 ग्रेट वर्च्यूज नहीं हैं, तब तक आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते. सो यू शुड कीप दीज 3 वर्च्यूज विद यू. ओके, लिख लीजिए अगर आप चाहते हैं तो. ओके, नेक्स्ट 6th वन इज आपका 6th वन है नेवर टच almonds. Almonds, never touch almonds. Almonds means जो आपके हथियार वगैरह होते हैं. सो नेवर टच almonds. ओके, दीज आर वेरी फैक्टल. यहाँ पर almonds को लेके एक स्टोरी भी बताई गई है. एक स्टोरी बताई गई है अबाउट द ओल्ड लेडी. ओके, दैट उसका जो ग्रैंडसन होता है वो गन को लेकर उस लेडी पर पॉइंट करता है. ओके, उस ओल्ड लेडी पर पॉइंट करता है. दो इट वॉज अनलोडेड एंड रस्टी. अनलोडेड थी, लोडेड नहीं थी, मतलब उसमें क्या बुलेट्स थे वो नहीं थे. ओके, और वो रस्टी थी. बट देन ऑल्सो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ फियर इन द माइंड वेदर इट इज़ नॉट लोडेड और. ओके, सो दैट इज अ स्टोरी. नेक्स्ट आपका आता है here 7th one. Mark Twain recommend, he recommend some books. ओके, कुछ बुक्स उन्होंने रिकमेंड की हैं. बुक्स कैसी हैं? दीज बुक्स आर रिलीजियस. कुछ बुक्स कैसी हैं? रिलीजियस बुक्स हैं. सो इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं लाइक सेंट्स रेस्ट, द इनोसेंट अब्रॉड. ओके, सर्मन्स, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स. सो इतनी बातें हम ओवरऑल पूरी स्टोरी में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, पूरा मैंने बहुत डिटेल समरी बता दी है आपको इस पूरी स्टोरी की. ठीक है, सो चलिए समझते हैं स्टोरी को विद द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. यप, सो एट फर्स्ट मार्क ट्वेन सेज, being told I would be expected to talk here, I inquire what sort of talk I ought to make. मतलब जैसा कि मुझे बताया गया था. ओके, जैसा कि मुझे बताया गया था that I would be expected to talk है, कि मुझे यहाँ पे कुछ बोलना है. Perhaps मार्क ट्वेन कहीं गए हैं स्पीच देने, यूथ के ऊपर स्पीच देने. तो वो कहते हैं कि जैसे कि मुझे बताया गया था मुझे यहाँ पर बोलना है, स्पीच देनी है. आई इंक्वायर्ड व्हाट सॉर्ट ऑफ टॉक आई ऑट टू मेक. मतलब मैंने सर्च किया कि किस तरह की बातें हमें बोलनी चाहिए, किस तरह की स्पीच मुझे बोलनी चाहिए जो कि अच्छी रहे, जो कि मतलब सही रहे फॉर द पर्सन. मतलब यहाँ पे वो ऑप्ट कर रहे हैं कि किस टॉपिक पर मुझे लाइक स्पीच को बोलना चाहिए. देन This said it should be something suitable to youth, something dedicated, instructive, or something in the nature of good advice. फिर उन लोगों ने कहा, जहाँ मैं मतलब स्पीच देने जा रहा था, उन लोगों ने कहा कि ये जो स्पीच है आप जिस पे भी बोलें वो थोड़ा सा किसके ऊपर हो, यूथ के ऊपर हो. ठीक है, इट शुड बी डायडेक्टिक मतलब इंस्पायर करे यूथ को. ठीक है, इंस्ट्रक्टिव हो, इंस्ट्रक्ट करे यूथ को, मतलब उन्हें सही रास्ता दिखाए. ओके, और समथिंग दैट शुड बी गुड इन द गुड एडवाइज, समथिंग दैट शुड हैव गुड एडवाइस, जिसमें गुड एडवाइजेस हो. देन वेरी वेल, अब मार्क ट्वेन कहते हैं कि बहुत अच्छे. आई हैव अ फ्यू थिंग्स इन माई माइंड विच आई हैव often longed to save for the instruction of the young, for this is in one's tender early year that something will best take root and be most enduring and most valuable. मतलब कहते हैं कि बहुत अच्छे. मेरे कई दिनों मतलब कई समय से मेरे दिमाग में यही था कि मैं कुछ यूथ के लिए बोलूँ. ओके, मैं उन्हें इंस्ट्रक्ट करूं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट ईयर होती है, बहुत टेंडर अर्ली ईयर होती है, बहुत सॉफ्ट होती है. ओके, सो
थिंग्स विल बी बेस्ट टेक रूट एंड बी मोस्ट इंड्योरिंग एंड मोस्ट वैल्यूएबल। मतलब इस समय अगर कोई भी चीज़ बोली जाएगी तो उनके बिल्कुल कहाँ जाएगी, रूट्स में जाएगी, मतलब उनके इंटरनल माइंड में जाएगी, isn't it? एंड बी मोस्ट इंड्योरिंग मतलब बहुत अच्छी तरीके से परसिस्ट होगी। इंड्योरिंग मतलब परसिस्टिंग, बहुत परसिस्ट होगी अच्छी तरीके से, और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ होगी उनके लिए आगे चल के। ओके कि कहा जाता है अगर यूथ में आप कोई चीज़ बोलते हैं तो वो, क्योंकि दैट जस्ट अ वेरी सॉफ्ट ईयर, राइट, तो उसमें आपको अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, अच्छी तरीके से सारी बातें जो हैं वो यूथ के माइंड में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, विच विल बी वेरी बेनिफिशियल टू द अपकमिंग ईयर्स। First, then, I will say to you, my young friends, and I say it beseechingly, urgently, मतलब सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा, आप सबसे मैं ये कहूँगा that I say it beseechingly, beseech का मतलब imploring, ओके, बहुत अच्छी तरीके से। beseechingly का मतलब होता है, मतलब मेरे अंदर ये बहुत डीप डिज़ायर है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि मैं आपको कुछ ऐसा बताऊं जो आपको ही अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। देन अब यहाँ पे फर्स्ट एडवाइस जो है मार्क ट्वेन की वो स्टार्ट होती है। दिस इज द फर्स्ट एडवाइस ऑफ मार्क ट्वेन, ओके। सो फर्स्ट एडवाइस में वो क्या कहते हैं, ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स व्हेन दे आर प्रेजेंट। जब हमेशा अपने पेरेंट्स को ओबे करूँ, ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स। देखिए आपने ये सारी बातें सुनी होंगी, है ना, ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर सुपीरियर्स, नेवर टेल लाई, बट यहाँ पर चेंज क्या है, ये चीज़ें तो हम सब सुनते हैं, बट मार्क ट्वेन ने क्या चेंज किया है, मार्क ट्वेन ने ये चेंज किया कि उन्होंने सरकाज़म और सरकास्टिक वे में उन्होंने बातों को कहा है, ठीक है। उन्होंने सटायर को यहाँ पर यूज़ किया है, सटायर को यहाँ पे मेन वेपन बनाया है अपनी स्टोरी को और ज़्यादा एडवांस बनाने में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स बट व्हेन दे आर प्रेजेंट। व्हेन दे आर प्रेजेंट मतलब दिस इज व्हाट सटायर, ओके। कहते हैं कि हमेशा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, हमेशा उन्हें ओबे करो, बट जब वो प्रेजेंट हो तब, ठीक है, जब वो प्रेजेंट हो तब। दिस इज द बेस्ट पॉलिसी इन द लॉन्ग टर्म, ऑन द लॉन्ग रन, बिकॉज इफ यू डोंट दे विल मेक यू। मतलब ये सबसे बेस्ट पॉलिसी है, मतलब ये सबसे अच्छा तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप एक अच्छे यूथ बन सकते हैं, ठीक है। और अगर आप उन्हें ओबे नहीं करते हैं, अगर आप उन्हें ओबे नहीं करते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, तो चिंता मत करो, आपको वो वैसा बना देंगे। मतलब चाहे डांट से बनाए चाहे मार से बनाए, पर आपको ओबे करना सिखा देंगे आपके पेरेंट्स, ओके। मोस्ट पेरेंट्स थिंक दे नो बेटर देन यू डू एंड यू कैन जनरली मेक मोर बाय humoring that superstitions that you can by acting on your own better judgment। मतलब ज़्यादातर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि उन्हें तुमसे ज़्यादा पता है। ऑब्वियसली पेरेंट्स नो, दे थिंक कि हमें तुमसे ज़्यादा पता है, हमने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है। इस तरीके के डायलॉग्स सुने होंगे आपने, है ना, कि अरे हमने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी, तुम ज़्यादा मत बोलो, इजंट इट। बट दिस इज़ टोटली लाई। यहाँ पर मार्क ट्वेन कहते हैं कि दिस इज़ टोटली लाई, ये झूठी बात है, ओके। सो मोस्ट पेरेंट्स थिंक दे नो बेटर देन यू डू एंड यू कैन जनरली मेक मोर बाय ह्यूमरिंग एंड सुपरस्टिशन दैट यू कैन बी बाय एक्टिंग ऑन योर ओन बेटर जजमेंट। मतलब बहुत से पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम तुमसे ज़्यादा जानते हैं, जैसे कि मैंने बताया, बट ये तुम्हारे लिए ही फ़ायदे की बात है। क्यों, मार्क ट्वेन कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए ही फ़ायदे की बात है, क्योंकि आगे चल के जो वो लोग कहते हैं उनसे तुम एक्सपीरियंस हो सकते हो, उनसे तुम नॉलेज ले सकते हो। मतलब जो चीज़ें वो कहते हैं उनसे तुम एक्सपीरियंस ले सकते हो और उनसे तुम नॉलेज ले सकते हो, नॉलेज गेन कर सकते हो इस चीज़ से। देखो अगर वो लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, सो ऑब्वियसली बात है कुछ होगा जो वो नहीं, जो वो कह रहे हैं, इजंट इट। सो आप क्या कर सकते हैं, आप उनसे लाइक नॉलेज एब्जॉर्ब कर सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या इसमें गलत है, तो इससे आपको ही फ़ायदा है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द फर्स्ट एडवाइस यूज्ड टू सेट। देन सेकंड एडवाइस, बी रिस्पेक्टफुल टू योर सुपीरियर्स, ओके। ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टू योर सुपीरियर्स, मतलब हमेशा अपने बड़ों को रिस्पेक्ट करो, हमेशा अपने बड़ों की बात मानो, ओके। देन इफ़ यू हैव एनी, नाउ सरकाजमली ये
व्हाट ही हैज सेड, इफ़ यू हैव एनी, मतलब अगर आपके कोई सुपीरियर हो तब, मतलब हमेशा अपने सुपीरियर्स की बात मानो, अगर आपके कोई सुपीरियर हो तब। सीधी सी बात है यार कि हम सबके सुपीरियर्स हैं, इवन एन ओल्ड पर्सन हैज़ हिज ओन सुपीरियर, है ना, उनके भी कोई सुपीरियर हैं। तो यहाँ पे सरकाजमली कहते हैं मार्क ट्वेन कि अपने सुपीरियर्स की रिस्पेक्ट करो अगर आपके पास कोई सुपीरियर हो, ठीक है। ऑलवेज ऑल्सो टू द स्ट्रेंजर्स एंड समटाइम्स टू अदर्स, मतलब चाहे वो कोई स्ट्रेंजर हो, कोई मतलब स्ट्रेंजर हो, अजनबी हो, या कोई और हो जिसे आप नहीं जानते हैं, ओके। मतलब हमेशा कोई भी सुपीरियर हो आपसे, कोई भी बड़ा हो, चाहे आप उसे नहीं जानते हो, फिर भी आप उसकी रिस्पेक्ट करो, ओके। इफ़ अ पर्सन ऑफेंड्स यू and you are in doubt as to whether it was intentional or not, do not resort to extreme measures. Simply watch your chance and hit him with a brick. This will be sufficient. मतलब अब यहाँ पर मार्क ट्वेन कहते हैं कि अगर कोई भी पर्सन तुम्हें ऑफेंड करे, ऑफेंड का मतलब तुम्हें हर्ट करे, ठीक है, कोई भी पर्सन तुम्हें ऑफेंड करे, ऑफेंड का मतलब है हर्ट करे, ओके। तो एंड अगर तुम्हें डाउट हो रहा है कि ये इंटेंशनल था और इनइंटेंशनल, मतलब इसने आपको जानबूझ के मारा या उसने गलती से लग गया उसके, मतलब ये इंटेंशनल था या अनइंटेंशनल, तो आप समय का वेट मत करो, मतलब कहना चाह रहे हैं ज़्यादा गुस्सा मत हो, सीधे अपना चांस देखो, अपना समय देखो, जब सही समय आए तो आप उसे पलट कर जवाब दो, ओके, ये सफिशिएंट होगा। सिंपली वॉच योर चांस एंड हिट हिम विद अ ब्रिक, मतलब आप उसे पलट कर जवाब दो, आप उसे पलट कर मारो, इतना सफिशिएंट होगा उसके लिए। मतलब कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई आपको मारे, चाहे वो इंटेंशनल हो चाहे इनइंटेंशनल, सही समय देखो और उसे दोबारा पलट कर आप मारो सही समय पे, ओके। देन इफ यू शैल फाइंड दैट ही हैड नॉट इंटेंडेड एनी ऑफेंस, कम आउट फ्रैंकली एंड कन्फेस योरसेल्फ इन द रॉन्ग व्हेन यू स्टक हिम। नाउ अगर आपको पता चले, अगर देखो इंटेंशनली मारा है, जानबूझ के मारा है, तो आप उससे सही समय देखकर मार दो, ओके। और अगर उसने जानबूझ के नहीं मारा है, उससे गलती से लग गया है, तो सिंपली आप सामने आओ और कन्फेस करो, मतलब अपनी गलती मानो कि मुझसे गलती से लग गया, और उससे माफ़ी मांगो, ओके, उनसे माफ़ी मांगो कि मुझसे आपसे गलती से लग गया, राइट। एक्नॉलेज इट लाइक अ मैन एंड से यू डिडंट मीन टू, मतलब बिल्कुल एक इंसान की तरह, ह्यूमन बीइंग की तरह एक्ट करो और अपनी गलती मानकर ये कहो कि मेरा ये मतलब नहीं था, मतलब उनसे माफ़ी मांगो, है ना। ऐसा नहीं कि आप लड़ने लगे। अब कुछ लोग होते हैं जैसे अगर गलती से लग जाता है तो कहते हैं अरे अब ये तूने मुझे क्यों मारा, और फिर लड़ने लगते हैं, इज़न्ट इट। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अगर आपको गलती से लगा है, अपने गलती से मारा है, ओके, तो सीधे सामने आओ और माफ़ी मांगो, ओके। देन yes, always avoid violence in the age of charity. Now Mark Twain says कि हमेशा इस एज में, क्योंकि दिस एज इज़ द एज ऑफ चैरिटी, ये जो एज होती है ये चैरिटी की एज होती है, काइंडलीनेस की एज होती है, जहाँ पे आपको बहुत काइंड रहना होता है। दिस एज जहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, हमारे प्यूबेट्रिकल चेंजेस होते हैं, ओके, इन पर हमें बहुत एग्रेसिव रहते हैं इस टाइम पर। यूथ की एज बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है, बहुत गुस्से वाली होती है, हमें बहुत गुस्सा आता है, और परहैप्स समटाइम हम लोग ये भी समझने लगते हैं कि अरे हम बहुत बड़े हो चुके हैं, हमें ये आता है, नहीं, है ना। तो क्या करना चाहिए उस टाइम पे हमें चैरिटी और काइंडलीनेस, ये दो चीज़ें दिखानी चाहिए। द टाइम हैज़ गॉन बाई फॉर सच थिंग्स, मतलब ये समय बिल्कुल इन्हीं चीज़ों में जाना चाहिए। ये पूरा समय आपको चैरिटी मतलब दान करना चाहिए लोगों को, और काइंड रहना चाहिए लोगों की तरफ। लीव डायनेमिक टू द लो एंड अनरिफाइंड, मतलब मार्क ट्वेन सेज दैट ओके, लीव डिनामाइट टू द लो एंड अनरिफाइंड, मतलब डिनामाइट का मतलब होता है बहुत एनर्जी, ओके। आप सबको पता है इस एज पर बहुत एनर्जी रहती है हमारे अंदर, है ना, बहुत ज़्यादा हीट होती है हमारे अंदर, जो हीट हमें गुस्सा दिलाती है, हमें एग्रेसिव बनाती है, तो उस चीज़ को हमें छोड़ देना चाहिए।
ओके हमें गुस्से को छोड़ देना चाहिए, जितना कम हो सके उतना कम गुस्सा हमें करना चाहिए, और वी शुड बी अनरिफाइंड, मतलब हमें बिल्कुल प्योर होना चाहिए। Isn't it? आई होप आपको समझ आया होगा ये दोनों एडवाइस। फर्स्ट एडवाइस क्या थी? ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, और नेक्स्ट क्या है? बी रिस्पेक्टफुल टू योर सुपीरियर्स। नेक्स्ट एडवाइस इज go to bed early, get up early. Now next advice is go to bed early and get up early. ये दूसरी एडवाइस थी। Okay, this is wise. Some authorities say get up with the sun, some say get up with one thing, others will say other with another, but a lark is really the best thing to get up with. Now मार्क ट्वेन कहते हैं कि जल्दी सो और जल्दी जागो, जल्दी सो और जल्दी जागो, यही इंटेलिजेंसी है, यही बुद्धिमानी है, मतलब यही वाइज है। मतलब अगर आप जल्दी सोते हैं और फिर सुबह जल्दी जागते हैं तो आपका पूरा दिन बहुत फ्रेश और फाइन जाता है। दिस इज अ रियल थिंग, यू कुड डू इट इवन। ओके, और कुछ लोग, कुछ अथॉरिटीज़ जो हैं वो कहते हैं कि सन के साथ जगो, मतलब जैसे सन निकले उसी टाइम पे जग जाओ। कुछ कहते हैं कि एक चीज़ के मतलब कुछ किसी और चीज़ के साथ जगने को कहते हैं, कुछ किसी और के साथ जगने को कहते हैं। पर मेरा मानना है कि जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो है लार्क। लार्क इज़ अ बर्ड, बट अ लार्क इज़ रियली द बेस्ट थिंग टू गेट अप विद। मतलब एक लार्क चिड़िया जो है वो सबसे बेस्ट चीज़ है जगाने के लिए। इट इज़ द बेस्ट अलार्म क्लॉक टू वेक अप विथ। ओके, लार्क इज़ अ वर्ड, इट्स अ काइंड ऑफ बर्ड। ओके, ये बर्ड है। तो क्या मार्क ट्वेन कहते हैं कि लार्क इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल टू गेट अप विथ। ओके, it gives you a splendid reputation with everybody to know that you get up with a lark, and if you get the right kind of lark and work at him right, you can easily train him to get up at 9:30 or even time. It's no trick at all. Now here Mark Twain said कि अगर जो लार्क है मतलब it gives you a splendid reputation and everything to know that you know get up with the lark, मतलब ये आपको बहुत अच्छी खुशी देगी। जब आप लार्क के साथ उठेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी खुशी देगी और सब लोग जानना चाहेंगे कि आप किसके साथ जग रहे हैं। ओके, आप मतलब सब लोग यही जानना चाहेंगे तो कि आप ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके साथ जग रहे हैं। और अगर मार्क ट्वेन कहते हैं अगर आपको एक अच्छी लार्क मिली, एक सही तरीके की लार्क मिली, मतलब एक सही टाइप की चिड़िया मिली, देन तो वो सही समय पे आपको जगाएगी। ठीक है, अगर आपको सही तरह की लार्क मिली तो आपको वो सही समय पे जगाएगी। ओके, यू कैन ईजिली ट्रेन हिम टू गेट अप एट 9:30 एवरी टाइम, इट्स नो ट्रिक एट ऑल। मतलब आप लार्क चिड़िया, यहाँ पे पोइट जो है, जो ऑथर हैं, वो लार्क को क्यों सजेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि लार्क एक ऐसी चिड़िया है जिससे आप किसी भी टाइम, जिस टाइम भी आपको उठना है उस टाइम के लिए आप इसे ट्रेन कर सकते हैं। ओके, जिस टाइम भी आपको उठना होगा उस टाइम के लिए आप इसे ट्रेन कर सकते हैं। अगर आपको आधी रात को भी जगना है तो आप इसे कह दीजिए, आपको आधी रात के लिए भी जगा देगी। और इससे आपको ये नहीं लगेगा, अगर आप देखिए, अगर आप लेट भी जगेंगे, ओके, अगर आप लेट भी जगेंगे तब भी आपको यही लगेगा कि आप जल्दी जग रहे हैं, क्योंकि लार्क ने आपको जगाया है। ओके, लार्क इज़ अ वर्ड जो आपको जल्दी जगाती है और वो ऐसे ही वर्क करती है जैसे आप उसे ट्रेन करते हो। अगर आप उसे ट्रेन करोगे कि वो आपको आधी रात के लिए भी जगा दे तो वो आपको जगा देगी, एंड फिर आप कभी भी ये नहीं कहलाओगे कि आप लेट जगे हो। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ एडवाइस जो है पोइट, वो ऑथर वो किसके लिए कहते हैं? झूठ के लिए। नाउ एज to the matter of lying, you want to be very careful about lying, otherwise you are nearly sure to get caught. अब हम आते हैं झूठ पर। देखिए, झूठ बोलना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, मतलब आपको बहुत सावधान रहना है झूठ बोलते समय। ओके, वरना आप पकड़े जा सकते हैं। ओके, मतलब आपको झूठ भी बहुत
Here Mark Twain says lie is an art. झूठ जो है वो बिल्कुल आर्ट की तरह है. ओके अगर आपसे थोड़ी भी बिगड़ी तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी. देखिए अगर एक बार आप झूठ बोलते हैं ओके और अगर आप पकड़े जाते हैं तो दोबारा इंसान चाहे कितना भी सच बोल लें दोबारा इंसान आप पे विश्वास नहीं करेगा. इज़न्ट इट? तो यही मार्क ट्वेन कहते हैं दैट अब हम लाइंग पर आते हैं, झूठ पर आते हैं. ओके आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है झूठ बोलने से, क्योंकि अगर आप एक बार पकड़े गए तो दोबारा आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा. वंस कॉट यू कैन नेवर गेट अगेन बी इन द आइज टू बी गुड एंड द प्योर. मतलब अगर आप एक बार पकड़े गए तो आप दोबारा भी कभी अच्छे और सच्चे नहीं कहलाए जाओगे. वॉट यू वर बिफोर, जैसे आप पहले थे. मैनी अ यंग पर्सन हैज़ इंजर्ड हिमसेल्फ परमानेंटली थ्रू अ सिंगल क्लम्सी एंड इल फिनिश्ड लाई. मतलब बहुत से लोग अपने आप को क्या कर लेते हैं, इंजर्ड कर लेते हैं, अपने आप को जख्मी कर लेते हैं जस्ट एक झूठ के लिए. ओके एक झूठ के लिए वो लोग अपने आप को क्या कर लेते हैं, जख्मी कर लेते हैं. जो एक क्लम्सी का मतलब होता है जो बहुत बुरा हो, ऑकवर्ड हो. ठीक है, क्लम्सी मीन्स वेरी ऑकवर्ड. सो ये ऑकवर्ड बहुत डिफ़िकल्ट जो लाई है. ओके जब इल फिनिश्ड लाई जो है इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, इसका रिजल्ट केयरलेसनेस हो सकता है. ओके एंड बॉर्न ऑफ इनकम्प्लीट ट्रेनिंग. अगर आप इसमें ट्रेन नहीं हैं, अगर आप झूठ बोलने में ट्रेन नहीं हैं, अगर आपकी ट्रेनिंग पूरी नहीं है सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फैटल हो सकता है. सम अथॉरिटीज़ होल्ड दैट द यंग आउट नॉट अ लाई एट ऑल. मतलब कुछ अथॉरिटीज़ कहते हैं कि जो यंग लोग हैं ओके उन्हें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उन्हें कभी भी अपने मुंह से झूठ नहीं निकालना चाहिए. That of course is putting it rather strong than necessary. Still, while I cannot go quite so far as that, I too maintain, and I believe I am right, that the young ought to be temperate in the use of this great art until practice and experience shall give them that confidence, elegance, and precision that which alone can make the accomplishment graceful and profitable. मतलब जब तक कि आप झूठ बोलने में बिल्कुल परफेक्ट नहीं हैं तब तक आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए. और अगर एक बार प्रैक्टिस है आपकी ओके तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से बहुत प्रॉफिटेबल तरीके से यूज़ कर सकते हैं. अगर आप इसमें मास्टर हैं झूठ बोलने में तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं. ओके इट विल बी वेरी प्रॉफिटेबल. नाउ patience, diligence, painstaking, attention to detail. These are requirements. These in time. Attention to detail. These are requirements. These in time will make the student perfect. Upon these all may he rely as the sure foundation for his future eminence. मतलब patience जो कि मैंने बताया, patience, diligence, ओके और जो painstaking होती है ये तीन चीज़ें, ये तीन आप कह सकते हैं चीज़ें जो हैं वो एक पर्सन के लिए, एक स्टूडेंट की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं उनके फ्यूचर फाउंडेशन को फ्रेम करने के लिए. मतलब अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आप पेन को झेल सकते हैं, सहनशीलता जिसे कहते हैं, और अगर आपके पास डेलीगेंस है, डेलीगेंस का मतलब क्या बताया था मैंने, हार्ड वर्किंग है, तो आप अपने फ्यूचर के लिए बहुत सिक्योर, बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हैं. ओके देन थिंक व्हाट tedious years of study through practice experience went to the equipment of that peerless old master who was able to impose upon the whole worthy the lofty and sounding maxim that truth is mighty and will prevail. और उस ईयर की सोचो जब हम लोग पढ़ते थे, मतलब पढ़ाई की, थॉट्स की, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की ईयर्स थी जिस पे हम लोग कई सारे पीएलएस इक्विपमेंट्स का यूज़ करते थे. ओके और देयर वाज एक मैक्सिम था उस टाइम पर, एक मैक्सिम वहाँ पर उस टाइम पे यूज़ होता था दैट द ट्रुथ इज़ माइटी एंड विल प्रिवेल. मतलब जो ट्रुथ है, सच है, वो बहुत शक्तिशाली है. ओके इट इज़ अटमोस्ट इट इज़ द अटमोस्ट पावरफुल थिंग. और एक ना एक दिन ये बाहर आ ही जाता है, चाहे आप कितना भी झूठ बोलें. ओके एक ना एक दिन जो सच है वो सबके साथ सामने बाहर आ ही जाता है.
No, the most okay okay the most majestic compound fracture of fact that any of woman born has yet achieved. मतलब ये सबसे ताकतवर कंपाउंड है, ओके, जो अभी तक जितनी भी वुमेन हैं वो अभी तक अचीव, जितनी भी वुमेन हैं उन्होंने अचीव किया है इस चीज़ को. फॉर द हिस्ट्री ऑफ आर रेस एंड ईच इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस आर स्वेन थिक एंड एविडेंसेस दैट अ ट्रूथ इज नॉट हार्ड टू किल एंड दैट अ लाई वेल टोल्ड इज इमॉर्टल. मतलब जितने भी लोग हैं एक्सपीरियंस उन्होंने किया है, एविडेंसेस जितने भी थे इसके, वो सब यही प्रूव करते हैं कि जो ट्रुथ है वो बहुत मतलब हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है और उसे कोई भी मार नहीं सकता. बट अगर आप सच भी ऐसे ही, अगर आप झूठ भी ऐसे ही बोलते हैं, ओके, अगर आप झूठ भी सच की तरह ही बोलते हैं तो झूठ भी कैसा बन जाता है, इमॉर्टल बन जाता है. झूठ भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है सच की तरह. दिस इज़ अ बॉस्टोन मॉन्यूमेंट. अब यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट की बात हुई है, बॉस्टोन मॉन्यूमेंट. देखिए इसको क्या किया गया था, इसको चुरा लिया गया था एक जगह से, ओके. इस बॉस्टोन मॉन्यूमेंट को चुरा लिया गया था, जिसने बॉस्टन मॉन्यूमेंट में एक एनेस्थीसिया, जो आप जानते हैं बेहोशी का इंजेक्शन होता है, उसे डिस्कवर किया गया था. बट कुछ समय बाद उसे बॉस्टन से चुरा दिया गया था, ओके. तो यही वहाँ पे बात की गई है दैट बॉस्टन मॉन्यूमेंट of the man who discovered anesthesia. Many people are aware in these later days that man didn't discover it at all but stole the discovery from another man. मतलब जो बॉस्टन में एनेस्थीसिया डिस्कवर हुआ था वो एक्चुअली उस पर्सन ने डिस्कवर नहीं किया था बट किसी और पर्सन से चुरा लिया गया था, ओके. और फिर बाद में ये बात आगे आई थी, सामने आई थी ये सच कि एनेस्थीसिया बॉस्टन में डिस्कवर नहीं हुआ है, इसे कहीं से चुराया गया है. तो ये यहाँ पर एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया गया है सच का, दैट जो ट्रुथ है वो माइटी है, वो स्ट्रॉन्ग है एंड कोई उसे हरा नहीं सकता, ओके. इज दिस ट्रुथ माइटी एंड विल इट प्रिवेल. और अब यहाँ पे कहते हैं क्या ये सच जो है वो पावरफुल था और इसे कोई नहीं हरा सकता. मतलब मार्क ट्वेन कहते हैं, ओह नो माई हियरर्स, द मॉन्यूमेंट इज मेड ऑफ हार्डी मटीरियल बट द लाई इट टेल्स विद आउटलास्ट at it a million years. An awkward, feeble, leaky lie is a thing that you ought to make it your unceasing study to avoid. Such a lie as that has no more real permanence that an avenged truth. आप कहते हैं कि जो वो सच था, ओके, एनेस्थीसिया जिसने चुराया था, ओके, क्योंकि इतने सालों तक वो बॉस्टन में ही रहा तो सब उसी पे विश्वास करते थे, ओके. और अब कोई भी ये विश्वास नहीं कर रहा था कि ये एनेस्थीसिया किसी और ने डिस्कवर किया है. तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि अगर झूठ अच्छे से बोला जाए तो वो सामने आ भी जाए तो कोई उसे नहीं मानता, ओके, कोई उसे सच नहीं मानता. एंड वाई यू माइट एज वेल टेल द ट्रूथ एट वंस एंड बी डन विद इट. अ फीबल स्टूपिड प्रीपोस्चरस लाई दैट विल नॉट लिव. मतलब अगर एक बहुत कमज़ोर लाई अगर आपने बोला है तो वो कभी भी नहीं रहेगा, ओके. नेक्स्ट, वाई यू माइट हैज वेल टेल द ट्रूथ एट वंस एंड बी डन विद इट. अ फीबल स्टूपिड प्रीपोस्चरस लाई विल नॉट लिव 2 years. मतलब ये जो झूठ बोला था उन्होंने इंजेक्शंस का, ये 2 साल भी नहीं रहा, विद इन 2 year वो सबके सामने आ गया, ओके. इट इज़ इंडिस्ट्रक्टिबल देन ऑफ कोर्स बट दिस इज़ नो मेरिट ऑफ योर्स. अ फाइनल वर्ड बिगिन योर प्रैक्टिस ऑफ द ग्रेशियस एंड ब्यूटिफुल आर्ट अर्ली बिगिन नाउ. इफ आई हैड बिगिन अर्लियर आई कुड हैव लर्नड नाउ. एक जो कमज़ोर झूठ होता है वो 2 साल से ज़्यादा नहीं चलता, ओके, एक्सेप्ट इट बी अ सिलेंडर अपॉन समबॉडी. मतलब इट वुड बी अ सिलेंडर. सिलेंडर का मतलब क्या होता है, जो डिस्ट्रॉय नहीं हो सके, ओके, जो डिस्ट्रॉय नहीं हो सके जब तक कि ये डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता किसी के थ्रू. इट इज़ इंडिस्ट्रक्टिबल. क्या है, इंडिस्ट्रक्टिबल है. देन ऑफ कोर्स बट दैट इज़ नो मेरिट ऑफ योर्स. इसमें तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है. A final word begin you practice of the gracious and beautiful art early begin now.
मतलब ये एक वो आर्ट है जो प्रैक्टिस से ही आती है। यहाँ मार्क ट्वेन कहते हैं कि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है झूठ बोलने में तो ये आर्ट आपके पास नहीं आ सकती। अगर आपको इस आर्ट को चाहिए, झूठ बोलने की आर्ट को चाहिए, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। अब मार्क ट्वेन अपने लिए कहते हैं बिगिन इफ़ आई हैड बिगन अर्लियर आई कुड हैव लर्न नाउ। मतलब अगर मैंने झूठ बोलने की आर्ट पहले शुरू कर दी होती तो मैं आज बहुत अच्छा झूठ बोल पाता। ओके, तो ये जो तीसरी चीज़ है ये किसके ऊपर है? पूरी चीज़ झूठ के ऊपर है। ओके, दिस होल पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ बॉस्टोन का जो है एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, हमेशा हर बार आ जाता है, हर बार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेवर हैंडल फायर आर्म्स। अब ये हमारी नेक्स्ट वेट फिफ्थ एडवाइस कि आपको कभी भी फायर आर्म्स से मतलब गोले बारूद से नहीं खेलना चाहिए, केयरलेस। द sorrow and suffering that have been caused through the innocent but headless handling of firearms by the young, मतलब क्योंकि जो sorrow, जो दुख और सफरिंग्स इससे होती हैं, इसे यूज़ करने से होती हैं, ओके, वो लाइफ टाइम के लिए बहुत बुरी होती है। ओनली 4 days ago, यहाँ पे एक स्टोरी को बताया गया है। ओके, ये स्टोरी हम पढ़ेंगे अभी। ओनली 4 days ago, right in the next farmhouse to the one where I am spending the summer, a grandmother, old and grey and sweet, one of the loveliest spirit in the land, was sitting in her work, when her young grandson crept in and got down on old battered rusty gun which had not been touched for many years and was supposed not to be loaded, and pointed it at her, laughing and threatening to shoot. Now, 4 दिन पहले, अब मार्क ट्वेन कहते हैं कि 4 दिन पहले जब मैं एक फार्म हाउस गया था अपनी गर्मियों की छुट्टी बिताने, तो उसी के पास में, उस फार्म हाउस के, मेरे फार्म हाउस के पास में ही एक घर था जहाँ पर एक बहुत बूढ़ी ग्रैंड मदर रहती थी। ओके, जो कि बहुत प्यारी थी। ओके, शी वॉज द लवलीस्ट स्पिरिट इन दिस अर्थ, सबसे प्यारी थी कि तो वो अपना काम कर रही थी। इतने में ही उनका जो पोता है वो रोते रोते आता है और उसके हाथ में एक जंग लगी, ओके, एक बहुत पुरानी टूटी हुई जंग लगी बंदूक थी, ओके, जिससे किसी ने बहुत सालों से नहीं छुआ था और उसे छूना भी नहीं चाहिए था, कहीं वो लोडेड ना हो, कहीं उसमें जो गोली, जो बुलेट है वो उसमें फिल ना हो, इजंट इट? सो ही वॉज पॉइंटिंग दैट गन, जो वो गन थी वो ग्रैंडसन अपनी ग्रैंड मदर के ऊपर, अपनी ग्रैनी के ऊपर पॉइंट करता है और लाफ और हंसता है। ओके, वो हंसता है और उन्हें डराता है शूट करने के लिए, मतलब ग्रैंड मदर को डराता है कि अब मैं शूट कर दूँ आप पर, मतलब ग्रैंड मदर पर पॉइंट कर दिए गन और वो डरा रहा है उन्हें। ओके, उन्हें डरा रहा है कि अब मैं आप पर शूट कर दूँ गन। ओके, देन इन हर फ्राइट she ran screaming and pleading towards the door on the other side of the room, but as she passed him the place the gun almost against her very breast and pulled the trigger. और तभी ग्रैंड मदर जो है वो जल्दी जल्दी भागती हैं, ओके, उससे बचने के लिए अपने रूम में भाग जाती हैं और तभी वो देखती हैं जैसे ही वो भाग रही होती हैं तो उनकी जो गन होती है, उनका जो ग्रैंडसन है वो गन कहाँ रख देता है? उनकी ब्रेस्ट पे रख देता है। ओके, जस्ट वेरी नियर टू द ब्रेस्ट, और वो ट्रिगर को पुल कर देता है। ओके, ट्रिगर कहते हैं, घोड़ा सुना है ना आपने, ऊपर जो होता है बहुत मुश्किल से अप होता है, isn't it? वही। He had supposed it was not loaded, and he was right, it wasn't. मतलब उसे लग रहा था कि ये जो गन है उसमें गोली नहीं है। ओके, हाँ, और वो सही भी था, उसमें गोली नहीं थी, वो लोडेड नहीं थी गन। ओके, शुक्र है वो लोडेड नहीं थी, अदरवाइज ही विल श्योरली किल हिज ग्रैंडमदर। ओके, सो देयर वाजंट एनी हार्म डन, और इसलिए कोई भी वहाँ पे नुकसान नहीं हुआ क्योंकि गन जो है वो लोडेड नहीं थी। इट इज़ द ओनली केस ऑफ दैट काइंड आई हैव हर्ड ऑफ, मतलब ये पहला केस था जो मैंने सुना था ऐसा, पहला। ओके, देयरफॉर जस्ट द सेम डोंट यू meddle with old unloaded firearms. They are the most deadly and unerring things that have ever been created by man. मतलब इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ कि कभी भी फायर आर्म से नहीं खेलना चाहिए, कभी उन्हें टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे खतरनाक चीज़ है
सबसे बुरी चीज़ है जो अभी तक मैंने डिस्कवर की है। ओके, यू डोंट हैव टू टेक एनी पेन्स एट ऑल विद दैम, मतलब तुम्हें you don't have to take any pains at all with them. You don't have to have a rest. You don't have to have any sight on the gun. You don't have to take aim even. मतलब तुम्हें उस गन से कुछ नहीं करना है। ओके, तुम्हें ना ही उस गन से कोई चिंता करने की ज़रूरत है। ओके, ना ही तुम उससे रेस्ट करो, मतलब तुम्हें उस गन से कुछ नहीं मिलने वाला, ना ही तुम्हें उससे चिंता का हल मिल जाएगा, ना ही तुम रेस्ट करने लगोगे, उससे तुम्हें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा उस गन से। ओके, नो यू जस्ट पिक आउट अ रिलेटिव एंड बैंग अवे, और ना ही तुम किसी रिलेटिव को उठा लोगे और उसे मारोगे। ओके, एंड यू आर श्योर टू गेट हिम। अ यूथ हु कांट हिट अ cathedral at 30 yards with a Gatling gun in 3/4 of an hour can take up an old empty musket. Suppose musket. Wait. ओके, तो मैं यहाँ से बताता हूँ। Therefore, you just the same, don't you meddle with old unloaded firearms. तो इसलिए आपको old firearms से, old armaments से नहीं खेलना चाहिए। Okay, they are the most deadly and unerring things that have ever been created by man. और ये सबसे खतरनाक चीज़ है जो अभी तक इंसान ने बनाई है, अभी तक इंसान ने फ्रेम की है। You don't have to take any pains at all with them. मतलब तुम्हें उससे कोई भी दुख, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तुम्हें उससे कोई आराम मिलेगा। ओके, ना ही कोई और साइट जो है गन की वो तुम्हारा कोई एम है, इसलिए कहना चाह रहे हैं ना ही तुम्हारा वो कोई एम है। नो यू जस्ट पिक आउट अ रिलेटिव एंड बैंक अवे, और ना ही तुम्हें किसी अपने रिलेटिव को उठाकर मारना है उससे। ओके, and you are sure to get him. A youth who can't hit a cathedral as 30 yards with a Gatling gun in 3/4 of an hour, मतलब एक वो यूथ जो कैथेड्रल, मतलब कैथेड्रल का मतलब होता है प्रिंसिपल चर्च ऑफ डायोसिस, मतलब देयर इज़ अ प्रिंसिपल चर्च। ओके, तो आपको ना ही चर्च के जो प्रिंसिपल हैं उसको हर्ट करना है। ओके, at a 30 yard with a Gatling gun in 3/4 of an hour can take up an old empty musket and bag his grandmother every time at 100. मतलब वो हर बार अपनी ग्रैंड मदर को बैग करता था। बैग मीन्स उन्हें लूज, बैग कहते हैं हैंग लूजली। ओके, उन्हें हैंग करता था। ओके, और ना ही think what Waterloo would have been if one of the armies had been boys aimed with old musket, supposed not to be loaded, and other armies had been accompanied in their female relations. They bury through of it make one shudder. मतलब ये जो मतलब कहते हैं, पोइट ऑथर कहते हैं कि सही है, ये जो गन है वो लोडेड नहीं है, अदरवाइज इट वुड बी वेरी हार्मफुल फॉर द मस्केट्स। मस्केट्स का मतलब होता है यू कुड से हियर जो छोटी वाली गन्स होती हैं, हल्की वाली गन्स। ओके, तो उसे वो लग रहा था, उस बॉय को ये मस्केट लग रहा था, इजन वो हल्की वाली गन्स लग रही थी। सपोज नॉट टू बी लोडेड एंड द अदर आर्मी हैव बीन composed of their female relation. The very thought of it makes one shudder. There are many sorts of book. अब यहाँ पर बुक्स की बात हो रही है। ओके, यहाँ पर बुक्स की बात हो रही है। द लास्ट पार्ट is of book. So there are many sorts of book, but good ones are the sort for the young to read. Remember that they are a great and इनसेंटिबल और अनस्पीकेबल मीन्स ऑफ इम्प्रूवमेंट। मतलब बुक्स जो हैं वो सबसे बेस्ट तरीका है। ओके, यहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती हैं, हर तरह की बुक होती है, पर
यंग के लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी है, जिसमें इनएस्टिमेबल का मतलब होता है जिसमें बोला ना जाए बट लिखा हुआ हर तरीके का इम्प्रूवमेंट हो, मतलब उन किताबों को पढ़ के यूथ के अंदर हर तरीके से इम्प्रूवमेंट हो। देयरफॉर बी केयरफुल इन योर सिलेक्शन ऑफ माय यंग फ्रेंड्स, बी वेरी केयरफुल, कन्फाइन योर सेल्फ एक्सक्लूसिवली। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स बताए गए हैं, रॉबर्टसन्स सर्मन्स, बैक्स्टर्स सेंट रेस्ट, द इनोसेंट्स अब्रॉड। ये कुछ बुक्स बताई गई हैं ऑथर के थ्रू कि आपको बुक्स को चूज़ करने में बहुत ज़्यादा अटेंटिव और बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि आपको कैसी बुक्स पढ़नी चाहिए, रिलीजियस बुक्स पढ़नी चाहिए। जैसे कि इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ओके, रॉबर्ट्स सर्मन्स, बैक्स्टर सेंट्स रेस्ट, द इनोसेंट अब्रॉड, दिस 3 आर द लाइक रिलीजियस बुक। तो उन्होंने यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि रिलीजियस बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। कैसी? रिलीजियस बुक्स। देन but I have said enough. I hope you will treasure up the instructions which I have given you and make them a guide to your feet and a light to your understanding. मतलब मैंने बहुत बोल दिया, मैंने बहुत कह लिया। मुझे आशा है कि तुम जो मैंने बताया, जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए उन पर तुम अच्छे से काम करोगे, मेरी गाइडलाइंस को मानोगे और अपने लिए एक अच्छा कैरेक्टर लाइक बिल्ड करोगे, isn't it? Throughout and painstaking upon the percepts, and by when you have got it built, you will be surprised and gratified to see how nicely and sharply it resemble everybody else. और एक बार तुम्हारे अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं, वो बिल्ड हो गए, तो आप पूरी ज़िंदगी हमेशा सरप्राइज रहेंगे, हमेशा it will be gratified, मतलब to see how nicely and sharply it resemble everybody else। और आप हमेशा आभारी रहेंगे, ग्रेटिफाइड रहेंगे कि आप दूसरों को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आप दूसरों को किस तरीके से देखते हैं, ओके, रिजेंबल करते हैं। और इसी के साथ आपका ऐसे जो है वो ख़त्म हो जाता है, एडवाइस टू यूथ। आई होप आपको समझ आया होगा। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू। हमारी सारी जो स्टोरीज़ हैं, ओनली एक को छोड़कर सारी स्टोरीज़ हो चुकी हैं। वो एक है हमारी द मेडिसिन बैग, वो हम बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।